छह ऐसे मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें श्रम मंत्री संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री देबोश्री ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी एक नाम, जिन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो विस्तार ये होने जा रहा है, तकरीबन 2 साल बाद ये विस्तार हो रहा है और जो विस्तार हो रहा है उसमें फोकस महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी है, जातिगत समीकरण भी इसमें है और ऐसे में तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर यहां पर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। और ये बता दें, हमारे साथ इस वक्त समीर सिंह जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। इसके साथ ही हमारे साथ करलप्पा कपिश श्रीवास्तव जी हैं एसपी से। इसके साथ अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस से, अरविंद जयतिलक हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले अरविंद जी के पास में चलती हूं और आप सभी का सबसे पहले स्वागत। अब अरविंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अरविंद जी, जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, ऐसे में आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सरकार के 2 साल हो चुके हैं, मोदी सरकार जो दूसरी बार गठन हुआ है, और स्वाभाविक रूप से उसकी कोशिश होगी कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें विजय श्री मिले। निसंदेह रूप से जो है इसको ध्यान में रख करके जो है मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों में से लगभग 2 दर्जन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, भारत जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड बनता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से जाति समीकरण और जो है राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी अपनी एक जनाधार है, जो पूरी तरह से जनता के बीच में स्वीकार रहे हैं, उनको जो है निसंदेह मोदी सरकार जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश करेगी। आप बिल्कुल सही कहें कि परफॉर्मेंस के आधार पर इसका ध्यान रखा जाएगा। आपने देखा भी कि किस तरह 6 मंत्रियों के इस्तीफे की बात आ रही है। स्वाभाविक रूप से चाहे इनकी उम्र अधिक हो गई हो, चाहे इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, इनको हटा करके उनके स्थान पर जो है अन्य लोगों का समायोजन होगा, जिससे उनका राजनीतिक पार्टी का विस्तार हो और साथ ही साथ जो है जिन 5 राज्यों में चुनाव हो उस चुनाव को जीतने का जो है महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य हासिल किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात की गठबंधन के दलों को लेकर के भी जो एक चर्चा रही कि जो बीजेपी है गठबंधन के जो दल हैं उससे दूर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है गठबंधन को मजबूत स्थिति देने के लिए और अपने साथ बनाए रखने के लिए, चाहे वह जेडीयू हो, चाहे आपका लोजपा हो, चाहे अन्य जो क्षेत्रीय दल है, उनका कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल है, इसको भी साथ में लेने का प्रयास पहले से साथ में है, लेकिन उसकी भागीदारी नहीं थी, कहीं ना कहीं नाराजगी की। तो इसको ध्यान में रख करके पूरी जो है बिसात बिछाई जा रही है। स्वाभाविक रूप से इसी दिशा में एक बहुत बड़ा उपक्रम है। ठीक, हमारे साथ समीर सिंह जी भी हैं बीजेपी से। समीर जी, 2022 जाहिर तौर पर टारगेट है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो कहा जा रहा है हर कुछ देखकर, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या फिर राजनीतिक समीकरण हो, छोटे दलों को साधना हो, तमाम चीजों को देखकर ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। देखिए शिल्पा जी, जब भी हम मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने तब भी सब चीजों का विचार किया, 2019 में जब प्रधानमंत्री बने तो भी विचार किया, और आज जब विस्तार करने जा रहे हैं तो हम समग्र विचार करके ही मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय लेते हैं। अब ये जरूर है कि जहां जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से पहले मंत्रियों का प्रेजेंटेशन, विभागों का प्रेजेंटेशन, उनके बारे में विस्तार से जानकारी, किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके आधार पर निर्णय लेना और पूरे व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए कैसे हम प्रभावी तरीके से देश का और प्रदेश का विकास कर सके, इसका विचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है और हम सदैव करते रहे और उसको करके निर्णय लेते हैं। और सभी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ताओं को काम देना। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के लिए श्रद्धा के केंद्र है और उनके निर्णय हमारे लिए सिरोधार्य है। ठीक, कपिश श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं एसपी से। कपिश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एससी एसटी का प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे ज्यादा इस बार रहने वाला है। देखिए, जो ये कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, वो कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज की सच्चाई है कि ये 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है।
इसमें ये जातीय गणित भी बैठा रहे हैं, इसमें धार्मिक गणित भी बैठा रहे हैं, और साथ ही साथ जिन राज्यों में अभी चुनाव हुआ और वहां पर टूट की कगार पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कुछ ना कुछ आंतरिक इनके यहाँ कला है, उसको भी शांत करने की कोशिश चल रही है, चाहे वो बंगाल को लेकर के हो, चाहे वो बिहार को लेकर के हो, तो वो भी एक कवायद है। और इनकी साथ ही साथ अब ये महाराष्ट्र से भी कोशिश कर रहे हैं, और पंजाब को तो फिलहाल इन्होंने वीराना ही छोड़ रखा है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि जो उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव हैं, उसके मद्देनजर ये कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है, और जातीय गणित और जो इनके जातीय संगठन है जो इनके साथ, चाहे वो अपना दल पटेल जी का हो या फिर इस समय जो निषाद पार्टी है, तो निषाद पार्टी के भी दोनों जातिवादी पार्टी है, जिससे ये कहते हैं हम तो जातिवाद करते नहीं, हर साथ में लेकर के चलते हैं, इनका अपना मसला है, ये जैसे भी चाहे पावर्ट कर सकते हैं उन जातियों को भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इनको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी मानना पड़ेगा कि ये पार्टी तो वही है ना जो ये कहती थी कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो अब ये देखना कि इनका कैबिनेट विस्तार जो होने जा रहा है वो कितना बड़ा कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। और साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे जो इनके साथ साझेदारी के दल रहे हैं, उनको जिस तरीके से इन्होंने शिवसेना को छोड़ा, अकाली दल को छोड़ा, राजभर साहब को छोड़ा, तो अन्य दो। ठीक है, हम वापस लौटेंगे कपिश जी के पास। अंशु अवस्थी जी का रुख इस वक्त कर लेते हैं, कांग्रेस से अंशु जी भी हमारे साथ हैं। अंशु जी, जो बात कपिश कह रहे थे कि जातिगत समीकरण खासकर विस्तार करना तो विशेष अधिकार है प्रधानमंत्री का, लेकिन तमाम ये चीजें चुनाव को देखते हुए जो विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं, वो चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। आप भी इससे सहमत है? देखिए, मैं सुबह से और कल से भी सारे न्यूज चैनलों पर ये देख रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे न्यूज चैनलों पर यही चर्चा है, सभी का यही विश्लेषण है कि ये इस वजह से समायोजन हो रहा है, प्रिया पटेल का इस वजह से समायोजन हो रहा, उनका समायोजन इसलिए हो रहा। कहीं पर भी ये मूल भावना नहीं दिखती कि देश के लोगों के लिए जो सरकार बनी थी उसकी जिम्मेदारी देश के लोगों के प्रति है कि नहीं। आखिर जिन लोगों को मंत्री बनाया गया था उनको किस आधार पर हटाया जा रहा, उनकी अयोग्यता के आधार पर हटाया जा रहा, या वो राजनीतिक समीकरणों में, जातीय समीकरणों में फिट नहीं बैठते। तो सही बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में केंद्र की सरकार भी जातीय समायोजन को प्राथमिकता पर रख रही, जबकि बात करती है सबका साथ सबका विकास। प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे जाए, देश के लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ऐसी सरकार का गठन लोग चाहते थे। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अगर ये मानक बन जाता है कि आप इस जाति से आते हैं, आप इस क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आप सरकार में मंत्री बन रहे हैं या राज्य मंत्री बन रहे हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता पर रखा, लोगों को संवैधानिक अधिकार ज्यादा से ज्यादा मिले उनको प्राथमिकता पर रखा। इसको लेकर हमने पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 की 10 साल की सरकार चलाई, और उस समय उसी का परिणाम था, एक टीम वर्क का परिणाम था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की जीडीपी दहाई पार कर रही थी। आज सिर्फ और सिर्फ योग्यता का मानक जो बनाया है बीजेपी सरकार ने, इसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था डंप। ठीक, अंशु जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, लेकिन इस वक्त अहम जानकारी दे रहे रविंद्र हमारे, उनके पास सीधे चलते हमारे सहयोगी के पास। जो नया मंत्रालय बना है कॉर्पोरेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उनको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का विजन रहा है मंथन के बाद, विशेषज्ञों को बड़ी जिम्मेदारी जाए, महिलाओं को उचित तवज्जो दिया जाए, SC ST का कोटा जो वर्ग है उसको, और अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक हमने पहले भी बात की थी, 5 अल्पसंख्यक यहाँ पर मंत्रालय में इस बार जगह ले रहे हैं। नकवी साहब तो पहले से थे, और भी मंत्रियों को बनाया जा रहा है, उसमें चाहे हरदीप पुरी हो। केवल अल्पसंख्यक हमारे देश में माना जाता है सचिन मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, जाहिर सी बात है कि उन सबको यहाँ पर जगह दी जा रही है। तो ओवरऑल ये मंत्रालय होगा, जो प्रधानमंत्री कहते हैं अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना, उसी को लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जैसा कि जानकारी यहां पर दी जा रही थी हमारे सहयोगी की तरफ से। और हमारे साथ समीर जी भी बने हुए हैं बीजेपी से, समीर जी का रुख कर लेते हैं। समीर जी, आप अभी सुन रहे होंगे अंशु अवस्थी साहब को, आपने सुना होगा, इससे पहले श्रीवास्तव साहब को भी आप सुन रहे होंगे। वो कह रहे हैं
अंशु अवस्थी जी की मैं बात कर रही हूं कि जो इस्तीफे भी दिए गए हैं, अभी किस आधार पर वो इस्तीफे लिए गए हैं? क्योंकि 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या जातिकरण समीकरण सेट बैठाने के लिए ही ये इस्तीफे हुए हैं यहां पर? नहीं शिल्पा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ समग्र विचार होता है। हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को कहा जाता है कि आपको सरकार में जाना है, वो सरकार में जाता है। जिसको कहा जाता है संगठन में जाना है, निर्णय होता है, वो संगठन के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम बड़ी जीत दर्ज किया और वो सरकार में गए। नड्डा जी सरकार में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अंशु अवस्थी जी से पूछना चाहता हूं कि किस कांग्रेस के कल्चर की बात कर रहे हो? मनमोहन सिंह को एक भी फैसला जब तक सोनिया गांधी जी न कहे तब तक लेने का अधिकार नहीं था। राहुल गांधी ने दिल्ली के प्रेस क्लब में कैबिनेट, राहुल गांधी ने कैबिनेट के फैसले को अखबार के सामने और समाचार पत्रों के पत्रकारों के सामने पॉकेट से निकाल के फाड़ दिया। आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, चिल्लम चिल्ली मत करो भैया, बोल लो, तुम ही बोल लो। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लोगों तुम ही बोल लो भैया, बीच में मत बोलो, ये तरीका नहीं। कांग्रेस सरकार के कार्यों को पढ़िए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, लेकिन आप तभी अच्छा बोल पाएंगे जब विपक्ष की भी उपयोगिता को समझ पाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यों को पढ़िए, जानिए, तब आप आलोचना कर पाएंगे। बिल्कुल अंशु जी मैं आपके पास लौटूंगी और आपको पूरा मौका दूंगी विपक्ष की भूमिका निभाने का। लेकिन सर एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं समीर जी, फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। महत्वपूर्ण लोगों के लिए आधार पे देश के लोगों के लिए अधिकार। ठीक अंशु जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए। ठीक अंशु जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास। समीर जी बोलेगा। समीर जी अपनी बात रखिएगा। समीर जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए संपर्क शायद उनसे मेरा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हमारे साथ जी समीर जी बोलेगा, अपनी बात रखिएगा। नहीं देखिए शिल्पा जी, मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के भ्रष्टाचार को याद करना चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। दुनिया के अंदर मनमोहन सिंह एक डमी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे। वो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, जहां आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत शीर्ष पर है। आज दुनिया के सभी प्रभावशाली देश माननीय नरेंद्र मोदी जी से निरंतर संपर्क में है। हर समस्याओं में, हर कठिनाइयों में वो हाथ आगे बढ़ा के खड़े हैं। कई भारत के प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता है कि आपको हमारी सिफारिश की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है। वो कांग्रेस आज हमको सिखाने बैठी है। देखिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, ये देश की जनता जानती है। इसी नाते आज देश की जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर दिया है और कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर, राहुल गांधी की हार हुई। राहुल गांधी वायनाड जाके उनको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ा। क्या कांग्रेस को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आज कांग्रेस दहाई में भी नहीं है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर। आज कांग्रेस पंचायत चुनाव में ठीक समय जी रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। इस वक्त एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 6 मंत्री पहले इस्तीफा दे चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी अब इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 6 बजे मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम जानकारी बता दें आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से भी इस्तीफा सौंपा गया। जिम्मेदारी अब किसे दी जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 43 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं 6 बजे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और अभी इस्तीफा जो है फिलहाल वो पहले भी 6 मंत्री दे चुके हैं और एक और नाम अब सामने निकल के आया। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रविंद्र के पास रुक करते हैं। क्या कुछ बता रहे हैं? खेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी तो बनती है सरकार की
कि आखिर कोविड काल में खासकर सेकेंड वेव में जिस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के नजरों में था, प्रधानमंत्री को बताया नहीं गया था। ये बता दूं आपको सचिन कि प्रधानमंत्री पिछले 1 साल से 1.25 साल से विशेषज्ञों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, उन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा से भी थे और नीति आयोग से भी थे, जो कोविड को देख रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय को देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सेकेंड वेव आएगा, इतने बड़ी संख्या में आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और एक सचिन और महिलाओं को आगे लाना, यूथ को आगे लाना, ये इस सरकार तो ये थी। और इसीलिए देखे तो टेक्नोक्रेट जिस तरीके से कोविड की लहर आई, एक ये भी जिक्र उसमें सामने निकल के आ रहा है कि इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है, क्योंकि तस्वीर हमने देखी किस तरीके से मौतें हुई और कोविड की लहर किस तरीके से फैली, कितनी जाने गई। अब ये बात सामने आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है इस्तीफा दे चुके हैं, अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब नाम किसका होगा अगले स्वास्थ्य मंत्री का, ये जरूर देखना होगा। इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिले 11 महिलाएं जो है इस मंत्रिमंडल में होंगी, जिनमें से 2 कैबिनेट होंगी। तो फिलहाल रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, जो कि ज्यादा जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे, वो जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि खामियाजा भी कह सकते हैं यहाँ पर भुगतना पड़ा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को, क्योंकि कोविड की लहर जिस तरीके से आई उसके बाद तमाम जो परिस्थितियां हमने देखी उसका भी खामियाजा यह हो सकता है। हालांकि 6 इस्तीफे पहले भी हो चुके हैं और प्रमोशन की बात भी यहाँ पर चल रही है। कुछ मंत्रियों के नाम ऐसे हैं जिनके प्रमोशन की बात सामने आ रही है। अनुराग ठाकुर इसमें से एक नाम हो सकता है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा किरण रिजिजू है जिनका नाम सामने निकल के आ रहा है, जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे तरक्की भी होगी, यानी कि आगे प्रमोशन मिलेगा। और जी किशन रेड्डी भी एक नाम है जिनको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है। मनसुख मंडाविया है जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो हमारे तमाम खास सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी का रुख कर लेते हैं, पॉलिटिक एनालिस्ट हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से इस्तीफे हम देख रहे हैं, यहाँ पर 6 इस्तीफे पहले ही हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है हर्षवर्धन जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ा है जो परिस्थितियां पूरी कोरोना काल में बनी? बिल्कुल शिल्पा जी, आप सही कह रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से कोरोना काल में जो है बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। एक अंदाजा भी नहीं था कि इतना भयानक रूप, विभत्स दृश्य देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष से लेकर के आम जनमानस के बीच यह धारणा फैली कि सरकार जो है व्यवस्था रखने में नाकाम साबित हुई है। स्वाभाविक रूप से सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का आरोप जो है हमारे खिलाफ हथियार बने और विपक्ष इसको जो है चुनावी राजनीति में भुनाने की कोशिश करे। इसलिए जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जो है कहीं ना कहीं जो है उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, ताकि यह कहने को सरकार को रहे कि हमारे मंत्रिमंडल में जो कामकाज करने वाले हैं वही पद पर बने रहेंगे, अन्यथा उन लोगों के कतई जगह नहीं है जो कि कामकाज में फिसड्डी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है अब किसको दी जाती है। और देखिए, केवल कोरोना के साथ साथ जो वैक्सीन को लेकर के तमाम जो है राज्यों ने आरोप लगाए, जिस तरह से विसंगतियां उत्पन्न हुई, राज्यों को किस तरह नहीं मिला, दिया गया कि किसी राज्यों को ज्यादा दिया गया, किसी को कम दिया गया, तमाम ऐसी बातें उठ खड़ी हुई जो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाकर के उस दायरे में वो फिट बैठती थी। तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इसका खामियाजा भुगतना था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसी का खामियाजा और भुगता डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और जो है उनकी जगह पे अब देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि जो है बड़े जो है नेता, जो जिनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए, जिनका कद भी बड़ा होना चाहिए, वह कौन से ऐसे नेता हैं जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। शिल्पा जी। बिल्कुल अरविंद जी। कपिश श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश जी, जैसा कि पहले जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा था कि हाँ, जातिगत समीकरण भी बैठाया जा रहा है, विशेषाधिकार की बात आपने कही, मंत्रिमंडल विस्तार विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनाव को देखते हुए, चुनाव के नजरिए से भी एक सही गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो सर कहा जाएगा कि बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन क्या सपा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर आई 2017 में जी, उसी समय से हम लोगों ने चुनाव पे काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी अपने पिछले इतिहास को भी देखती है, सबक भी लेती है और साथ ही साथ पूर्ववर्ती जो हमने काम किए थे उसको हम जनता के बीच क्यों नहीं रख सके, इस पर भी विचार किया। संगठन पे हमने अच्छा काम किया है, संगठन को बहुत मजबूत बनाया है। इसी वजह से त्रिस्तरीय चुनाव में आपने देखा होगा, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो और चाहे बीडीसी सदस्य हो या प्रधान हो, सबसे ज्यादा हमारे जीत करके आए। हमने भारतीय जनता पार्टी को रौंदा है बुरी तरीके से, उन जिलों में भी रौंदा है जहां मंदिरी संस्कृति कही जाती थी, चाहे वो काशी हो, गोरखपुर हो, मथुरा हो और या अयोध्या हो। लेकिन एक बात ये अलग है कि इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए, वो ये सूत्र नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने बताया, किस तरीके से संवैधानिक धज्जियां उड़ाई।
क्योंकि वो सूत्र बना ही नहीं है कि अगर आपके 350-400 कम सदस्य जीते हों, बावजूद इसके अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, आप 67 जो है अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना ले रहे हो, तो हमारी लड़ाई उस समय भाजपा से नहीं हुई, हमारी प्रशासन से हुई थी। हम अपने प्रशासन से डिफीट को स्वीकार करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन अब मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए हर्षवर्धन जी के ऊपर जो गाज गिरी है, क्योंकि समीर भाई भी हमारे पूर्वांचल से, हमारे गोरखपुर से आते हैं, और वो हमारी कहावत को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, शायद आप भले न समझ पाए कि एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि सास की खीस जो होती है वो कठौती पे उतरती है, तो वही उतर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोविड काल के अंदर फैल रहे हैं। अगर पेंडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ था तो वहां पर केंद्र सरकार को पूरी तरीके से सक्षम रूप से आना चाहिए था, वहां पर राज्य सरकारों के हाथ सुपुर्द नहीं करने चाहिए थे काम। यही बात इनको सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे सिखाई, और यहां तक कि इनकी हठधर्मिता रही कि ये सर्वोच्च न्यायालय को ही अपनी नीति न बताने के चक्कर में कहते थे कि आपका ये क्षेत्राधिकार नहीं है। इसको उन्होंने बताया कि भारतीय बनाम भारत संघ के बाद में या मिनर्वा मिल के अंदर कपिल जी, वापस हम चर्चा पर लौटेंगे।